11 मार्च 2011 जापान के लिए ये एक मामूली शुक्रवार था। फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्लांट मैनेजर 56 वर्षीय मसाओ योशिदा अपने रूटीन काम में व्यस्त थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। दोपहर के 2:46 पर धरती कांप उठी। ये कोई मामूली भूकंप नहीं था, मैग्नीट्यूड 9.0, जापान के इतिहास का सबसे शक्तिशाली भूकंप। प्लांट के अंदर योशिदा और उनके स्टाफ को डेस्क के नीचे छुपना पड़ा। छत से पैनल्स टूटकर गिरने लगे। खिड़की के बाहर का मंजर और भी खौफनाक था। पार्क की गई गाड़ियां खिलौनों की तरह जमीन पर उछल रही थीं। पावर ग्रिड फेल हो गया। रिएक्टर्स तुरंत ऑटोमेटिक शटडाउन मोड में चले गए। इमरजेंसी डीजल जनरेटर्स चालू हो गए ताकि कूलिंग सिस्टम्स चलते रहें। इंजीनियर्स ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि सबसे बुरा वक्त बीत चुका है, लेकिन असली खतरा जमीन से नहीं, समुद्र से आ रहा था। समुद्र में एक विशालकाय लहर बन रही थी। फुकुशिमा प्लांट समुद्र के किनारे बना था और इसकी सुरक्षा दीवार सिर्फ 6 मीटर ऊंची लहरों को रोकने के लिए डिजाइन की गई थी। लेकिन जो लहर आई वो 14 से 15 मीटर ऊंची थी, दीवार से दुगनी से भी ज्यादा। भूकंप के 50 मिनट बाद पानी ने प्लांट को निगल लिया। टरबाइन बिल्डिंग्स के बेसमेंट्स, जहां इमरजेंसी डीजल जनरेटर्स रखे थे, सब डूब गए। अचानक प्लांट में अंधेरा छा गया। इसे कहते हैं स्टेशन ब्लैकआउट। कूलिंग पंप्स बंद हो गए। कंट्रोल रूम के इंस्ट्रूमेंट्स डेड हो गए। योशिदा और उनकी टीम अब अंधेरे में थी, शाब्दिक और तकनीकी दोनों तरह से। उन्हें नहीं पता था कि रिएक्टर्स के अंदर क्या हो रहा है। बिना कूलिंग के न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। अगर उन्हें ठंडा नहीं किया गया तो मेल्टडाउन तय था। कंट्रोल रूम में सन्नाटा और डर था। रिएक्टर 1 के अंदर प्रेशर कुकर की तरह दबाव बढ़ रहा था। टीम ने कार की बैटरियां जोड़कर इंस्ट्रूमेंट्स को जिंदा करने की कोशिश की। जब रीडिंग्स आईं तो वो खौफनाक थीं। रिएक्टर फटने की कगार पर था। धमाके को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वेंटिंग, यानी रेडियो एक्टिव भाप को हवा में छोड़ना। लेकिन बिजली न होने की वजह से वैल्व्स को रिमोट से नहीं खोला जा सकता था। किसी को वहां जाना होगा, उस जगह जहां रेडिएशन का स्तर जानलेवा था। योशिदा के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने वर्कर्स की एक टीम तैयार की। योशिदा ने उन्हें नाम दिया सुसाइड स्क्वाड। ये बहादुर लोग अंधेरे, 100 डिग्री से ज्यादा गर्मी और इनविजिबल रेडिएशन के बीच वैल्व्स खोलने गए। उन्होंने कोशिश की, लेकिन कुदरत का कहर उनसे तेज निकला। 12 मार्च दोपहर 3:36 पर रिएक्टर 1 की बिल्डिंग का छत उड़ गया। हाइड्रोजन गैस के विस्फोट ने प्लांट को हिलाकर रख दिया। मलबा हर तरफ फैल गया। रेडिएशन हवा में घुलने लगा। दुनिया भर में टीवी स्क्रीन्स पर यह मंजर लाइव देखा गया। हालात बिगड़ते देख योशिदा ने गैर जरूरी स्टाफ को वहां से निकलने का ऑर्डर दिया। हजारों लोग चले गए, लेकिन कुछ लोग वहीं रुके रहे। मीडिया ने उन्हें फुकुशिमा 50 का नाम दिया, हालांकि वहां सैकड़ों लोग शिफ्ट्स में मौत से लड़ रहे थे। इन वर्कर्स की हालत किसी युद्ध के मैदान जैसी थी। उनके पास खाने को सिर्फ सूखे बिस्किट्स थे। पानी की इतनी कमी थी कि 500 ml की एक बोतल 2 दिन चलानी पड़ती थी। वो कॉरिडोर्स में जमीन पर सोते थे, अपने परिवारों से संपर्क किए बिना। अत्सुफुमी योशिजावा, जो वहां मौजूद थे, कहते हैं कि उन्हें कामिकाजी पायलट्स जैसा महसूस हो रहा था। वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे, लेकिन मुसीबतें अभी शुरू हुई थीं। रिएक्टर 3 में भी विस्फोट हो गया। मलबा गिरने से कूलिंग लाइंस टूट गईं। साफ पानी खत्म हो चुका था। रिएक्टर्स को ठंडा रखने के लिए अब सिर्फ समुद्र का पानी बचा था। तभी टोक्यो से टेप्को हेडक्वार्टर्स का एक अजीब ऑर्डर आया। उन्होंने योशिदा को समुद्री पानी डालने से रोकने को कहा। उन्हें डर था कि नमक से रिएक्टर्स हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे और कंपनी की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। योशिदा के सामने एक बड़ा सवाल था, कंपनी की बात माने या देश को बचाएं। योशिदा ने ऑर्डर नहीं माना। उन्होंने समुद्री पानी डालना जारी रखा। ये एक ऐसा फैसला था जिसने शायद जापान के एक बड़े हिस्से को बचा लिया। प्लांट के बाहर डर का माहौल था। सरकार ने पहले 3 किलोमीटर, फिर 10 और अंत में 20 किलोमीटर के दायरे को खाली करा लिया। करीब 1,60,000 लोग बेघर हो गए। रेडिएशन का डर लोगों के दिलों में बैठ गया था। हैरानी की बात यह है कि रेडिएशन से तुरंत किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन इवैक्यूएशन के दौरान हुई अफरा तफरी और तनाव ने 50 से ज्यादा बुजुर्गों और अस्पताल के मरीजों की जान ले ली।
जब ये वर्कर्स जो प्लांट के अंदर अपनी जान की बाजी लगा रहे थे बाहर आए तो दुनिया बदल चुकी थी। अत्सुफुमी योशिजावा बताते हैं कि जब वो टोक्यो वापस जा रहे थे तो ट्रेन में लोग उनसे दूर बैठने लगे। उन्हें हीरो नहीं समझा गया। लोगों को लगा कि वो उस कंपनी का हिस्सा है जिसने उनके घर तबाह कर दिए। वो इन्फेक्टेड माने गए। दुनिया भर में इस हादसे की गूंज सुनाई दी। जर्मनी ने अपने न्यूक्लियर प्लांट्स बंद करने का फैसला लिया। जापान में भी न्यूक्लियर एनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आज फुकुशिमा डाइची का मंजर बदल रहा है। हजारों वर्कर्स अब भी वहां सफाई और डीकमिशनिंग के काम में लगे हैं, जो अगले 30 से 40 साल तक चलेगा। तबाही के निशान मिटाए जा रहे हैं। रेडियो एक्टिव पानी को ट्रीट करके समुद्र में छोड़ा जा रहा है, जो एक विवादित लेकिन जरूरी कदम है। बाद में की गई जांच में यह साबित हुआ कि फुकुशिमा एक मैन मेड डिजास्टर था। यह रोका जा सकता था। यह सिर्फ कुदरत का कहर नहीं था, बल्कि रेगुलेटरी सिस्टम्स और टेप्को की लापरवाही का नतीजा था। सुनामी का खतरा पहले से पता था, पर उसे नजरअंदाज किया गया। मसाओ योशिदा, वो शख्स जिसने ऑर्डर्स तोड़कर प्लांट को संभाला, वो अब हमारे बीच नहीं है। 2013 में एसोफेजियल कैंसर से उनकी मौत हो गई। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि इसका रेडिएशन से ताल्लुक नहीं था, पर वो अपने शहर को पूरी तरह ठीक होते हुए नहीं देख पाए। फुकुशिमा 50 के वर्कर्स खुद को हीरो नहीं मानते। वो कहते हैं, हमने बस अपना फर्ज निभाया। उनका मानना है कि उनका रिश्ता वैसा ही था जैसा जंग में सिपाहियों का होता है। उनका दुश्मन कोई फौज नहीं, बल्कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, और उन्होंने एक साथ उससे जंग लड़ी। फुकुशिमा हमें याद दिलाता है कि इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, कुदरत के आगे वो कितना छोटा है। और जब सिस्टम्स फेल हो जाते हैं, तो अंत में वो इंसानी हौसला और फैसला ही होता है जो हमें बचाता है।